नमस्कार दोस्तों, YouTube के हिस्ट्री अड्डा चैनल पर मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत अभी तक हमने प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किया। प्रागैतिहासिक काल मानव इतिहास का प्रारंभिक तथा सबसे बड़ा कालखंड है। यह वह काल था जब मानव ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था। मुख्यतः उत्खनन में प्राप्त चीजों के आधार पर ही मानव के इस कालखंड का पुनर्निर्माण किया जाता है। जब हम मानव के प्रारंभिक इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारे मन में तमाम तरह के प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं। इनमें सबसे पहला प्रश्न उठता है कि आखिर पृथ्वी पर मानव का उद्भव और विकास कैसे हुआ। इसके साथ साथ एक प्रश्न यह भी उठता है कि पृथ्वी पर जीव कैसे आए। और हम जब मानव इतिहास पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें जानना होता है कि पृथ्वी का क्या इतिहास है, पृथ्वी स्वयं अपना इतिहास कैसे बनाती है, पृथ्वी का अस्तित्व कैसे बना, पृथ्वी कितनी पुरानी है। इन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम समेटते हुए आप सभी के सामने लाए हैं प्राचीन इतिहास की श्रृंखला का 10वां भाग, जो आधारित है पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास पर। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं आदित्य कुमार जी, उन्होंने भी कहा था कि सर प्रतिनूतन काल और नूतन काल से संबंधित स्टडी मटेरियल दीजिए। आदित्य जी, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके कहने के करीब 1 महीने बाद आपको आपके कहे अनुसार वीडियो दिया जा रहा है। कारण यह है कि जो भी स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए वो सफिशिएंट हो, सॉलिड हो, तो उसको बनाने में कुछ समय लगा। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए चलिए देखते हैं आज का यह वीडियो जो आधारित है पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास पर। दोस्तों, जब हम पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले नाम आता है कास्ते द बफन का, जिन्होंने पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या प्रस्तुत की थी 1749 ईस्वी में। और कास्ते द बफन की पृथ्वी के उद्भव संबंधी यह परिकल्पना जानी जाती है पुच्छल तारा परिकल्पना के नाम से। हमारी यह पृथ्वी आज से लगभग 450 करोड़ पूर्व प्राचीनतम मानी जाती है, अर्थात पृथ्वी का अस्तित्व आज से लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व का है। पृथ्वी के संपूर्ण इतिहास को कुल 4 प्रमुख महाकल्पों में बांटा जाता है। ये महाकल्प जो हैं भूविज्ञान में पृथ्वी के प्रमुख काल विभाजन कहलाते हैं। पृथ्वी का इतना लंबा जो इतिहास है इसको महाकल्पों में बांटा गया है। तो महाकल्प क्या है? लंबे लंबे कालखंड हैं, बहुत बड़े बड़े कालखंड हैं। और अगर 4 महाकल्पों की बात करें तो ये 4 महाकल्प हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्री कैम्ब्रियन या प्राक कैम्ब्रियन की। ये पहला महाकल्प है, सबसे प्राचीनतम महाकल्प है। ये 2 महाकल्पों को मिलाकर के बनता है। पहला है आदि महाकल्प जो आर्कियोजोइक के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है प्रागजीव महाकल्प जो प्रोटेरोजोइक के नाम से जाना जाता है। तो ये पहला महाकल्प था, जबकि दूसरा महाकल्प पूरा जीव महाकल्प या पैलियोजोइक, तीसरा मध्य जीव महाकल्प यानी मेसोजोइक, और चौथा तथा अंतिम नूतन महाकल्प यानी सेनोजोइक। पृथ्वी के इस 4 महाकल्पों का यह विभाजन मुख्य रूप से आधारित है नवीन जीवों की उत्पत्ति पर। विभिन्न महाकल्पों में तमाम तरह के जीवों का उद्भव हम देखते हैं और इसी आधार पर इन महाकल्पों को बांटा गया है। पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहे किंतु वर्तमान समय में विलुप्त हो चुके जीव जंतु तथा वनस्पतियों के सेल या चट्टानों में दबे हुए प्रमाण जीवाश्म या फॉसिल्स कहलाते हैं। तो अगर सजीव है अर्थात जीव जंतु या वनस्पतियां हैं तो उनके अवशेष जब चट्टानों में दब जाते हैं तो जो नरम उनकी जो चीजें हैं जैसे त्वचा, मांस वगैरह, वो तो धीरे धीरे क्षरण के बाद समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उनकी हड्डियों के ढांचे जो मिलते हैं वही फॉसिल्स हैं। और इन्हीं वर्तमान में विलुप्त हो चुके जीव जंतु और वनस्पतियों का अध्ययन फॉसिल्स या जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में पैलेंटोलॉजी भी कहते हैं।
तो इतना पहले आपको याद रखना होगा कि पृथ्वी के ये 4 महाकल्प कौन कौन से हैं, पृथ्वी हमारी कितनी पुरानी है और फॉसिल्स या जीवाश्म क्या होता है। परीक्षाओं में, यूजीसी नेट की परीक्षाओं में तो ये महाकल्प को क्रम से लगाने के लिए भी अक्सर आता है, तो इनका क्रम याद रखिएगा। मान लीजिए आपने पहला क्रम नहीं भी याद रखा तो नीचे के 3 तो क्रम से याद रखिएगा, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। इनके विषय में अभी हम आगे जानते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवों का उद्भव कब और कैसे हुआ। तो पृथ्वी पर जीवों का उद्भव की बात करें तो पृथ्वी पर जीव सबसे पहले आए जल में, प्राग जीव महाकल्प में, प्रेटोरोजोइक एज में, और जल ही जीवन है ऐसा कहा जाता है। तो वास्तव में सबसे पहले पृथ्वी पर अगर जीवन कहीं दिखलाई दिया तो जल में दिखलाई दिया। और ये जीव उस समय के कैसे थे, तो एक कोशीय लार्वा के रूप में थे, जिनको आप जीव विज्ञान में अमीबा या पैरामेशियम के नाम से जानते हैं। ये त्वचा विहीन, रीढ़ विहीन, अस्थि विहीन जीव होते थे जो प्रागजीव कल्प में सबसे पहले दिखलाई पड़ते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें दूसरा जो महाकल्प मिलता है, पूरा जीव महाकल्प। ये प्राथमिक काल के भी नाम से जाना जाता है। इस काल में मछलियों का अस्तित्व दिखलाई पड़ता है और यही कारण है कि इसे मत्स्य युग के नाम से भी जाना जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो जो तीसरा महाकल्प है, मध्य जीव महाकल्प, जिसको द्वितीय काल के नाम से भी जाना जाता है। इस महाकल्प में हम सरीसृप जीव अस्तित्व में देख सकते हैं। और आगे बढ़े तो सरीसृपों से आगे बढ़कर के स्तनधारी पशुओं और आधुनिक वनस्पतियों का युग सेनोजोइक या नूतन महाकल्प था। मानव के उद्भव तथा विकास से संबंधित यही कल्प है, यानी नूतन महाकल्प, सेनोजोइक। नूतन महाकल्प का प्रारंभ आज से लगभग 7 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व से माना जाता है। नूतन महाकल्प को भी 2 उपकालों में बांटा गया है, तृतीयक तथा चतुर्थक काल। पृथ्वी के भूपटल का वर्तमान स्वरूप तृतीयक काल में बना, जबकि पृथ्वी पर स्तनधारी जीव सबसे पहले चतुर्थक काल में अस्तित्व में आए। चतुर्थक काल को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, प्रतिनूतन काल और नूतन काल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिनूतन काल की। तो देखते हैं कि प्रतिनूतन काल की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। प्रतिनूतन काल की महत्वपूर्ण विशेषताओं में सबसे पहले है जलवायु अस्थिरता, अर्थात इस काल में हम लंबे समय तक गर्मी का मौसम और ठंड का मौसम देख सकते हैं। जो जलवायु चक्र था काफी दीर्घकालिक था, ठंड पड़ती थी तो काफी लाखों वर्षों तक, गर्मी पड़ती तो काफी लंबे समय तक। और यही कारण है कि प्रतिनूतन काल में हिम युगों का अस्तित्व भी दिखलाई पड़ता है। हिम युग प्रतिनूतन काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, हिमायनों का युग। अभी हम इसको विस्तार से आगे जानेंगे, उससे पहले अन्य विशेषताएं देख लें। पृथ्वी की आधुनिक रूपरेखा और वर्तमान स्वरूप का निर्माण प्रतिनूतन काल की ही देन है। विला फ्रेंचिया पशु वर्ग और कैलेब्रियन जीव भी हमें प्रतिनूतन काल में दिखलाई पड़ते हैं, यानी प्रतिनूतन काल के जो जीव जंतु हैं उनको विला फ्रेंचिया और जलीय जीव जो हैं उनको कैलेब्रियन के नाम से जानते हैं। विला फ्रेंचिया पशु वर्ग कहने का तात्पर्य है कि इटली के विला फ्रेंचिया नामक पूरा स्थल पर ही सर्वप्रथम इस प्रकार के जीवों के प्रमाण हमें मिलते हैं। ऐसे ही भूमध्य सागर में कैलेब्रियन जो जीव हैं वहां मिलते हैं। मानव के विकास का युग प्रतिनूतन काल को ही कहा जाता है, और जब मानव ने अपना विकास प्रारंभ किया तो उनके द्वारा पाषाण उपकरणों का प्रारंभ भी हम प्रतिनूतन काल में देख सकते हैं। इसी कारण से प्रतिनूतन काल को मानव का काल या दी एज ऑफ मैन के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिनूतन काल का विभाजन अस्तरीयकरण और जीवाश्मों के प्रमाणों के आधार पर किया जाता है, और प्रतिनूतन काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक प्रतिनूतन काल, मध्य प्रतिनूतन काल तथा उच्च प्रतिनूतन काल। प्रागैतिहासिक काल का वह कालखंड जो प्रतिनूतन काल के अंतर्गत रखा जाता है वह है पूरा पाषाण काल। आपने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, उसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल था। पूरा पाषाण काल, संपूर्ण पूरा पाषाण काल प्रतिनूतन काल के अंतर्गत रखा जाता है, और आपको बताया भी गया है कि पूरा पाषाण काल को 3 उपकालों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो यदि आपसे पूछे कि निम्न पूरा पाषाण काल
किससे संबंधित है? तो आरंभिक प्रतिनूतन काल से। मध्य पुरापाषाण काल मध्य प्रतिनूतन काल से, और उच्च पुरापाषाण काल उच्च प्रतिनूतन काल से संबंधित है। ये याद रखिएगा, यूजीसी नेट में तो बार बार पूछा है। प्रतिनूतन काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी जान लीजिए। इसमें F.E. जाइनर की 2 किताबें हैं, प्लाइस्टोसीन पीरियड तथा डेटिंग द पास्ट, ये 2 किताबें हैं। अगली किताब है कार्ल डब्ल्यू बुत्सर की, ये किताब है एनवायरमेंट एंड आर्कियोलॉजी के नाम से। ये दोनों किताबें यूजीसी नेट में बार बार पूछता भी है। अब हम बात करते हैं हिमयुगों की, जो प्रतिनूतन काल की सबसे बड़ी विशेषता है। तो विश्व के हिमयुग और अंतर हिमयुगों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लें। हिमयुग के विषय में सर्वप्रथम जानकारी यद्यपि दी थी जे बेनेज ने, किंतु प्रतिनूतन कालीन हिमयुग के मत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था शार्पेंटियर और लुई एगासीज ने। प्रतिनूतन काल का हिमयुग पृथ्वी का अंतिम तथा सबसे छोटा हिमयुग था। इसका मतलब ये कि पृथ्वी पर प्रतिनूतन काल से पहले भी हिमयुग का अस्तित्व रहा था, किंतु प्रतिनूतन काल के हिमयुग को महत्व दिया जाता है क्योंकि इस काल में स्तनधारी जीव जंतु और मानवों का अस्तित्व हमें दिखलाई पड़ता है। तो प्रतिनूतन काल का जो हिमयुग है वो पृथ्वी का सबसे अंतिम है और सबसे छोटा हिमयुग है। प्रतिनूतन कालीन हिमयुगों का उच्च कोटि का अनुसंधान किया गया यूरोप के आल्प्स क्रम में। यूरोप के आल्प्स के पर्वत श्रृंखलाओं में प्रतिनूतन कालीन हिमयुगों का अस्तित्व हमको काफी स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। वहां पर अनुसंधान का कार्य किया था पेंक और ब्रुकनर ने 1909 ईस्वी में, और उनके शोध के परिणाम स्वरूप हमें आल्प्स क्षेत्र में 4 हिमयुगों की जानकारी मिलती है। ये 4 हिमयुग क्रम से याद रखिएगा। पहला है गुंज, दूसरा है मिंडल, तीसरा है रिस तथा चौथा है वर्म। ये 4 हिमयुग थे और इन चारों हिमयुगों का क्रम भी परीक्षाओं में पूछता है और सबसे प्राचीनतम सबसे नवीनतम भी पूछता है। तो आल्प्स क्षेत्र का सबसे प्राचीनतम गुंज था और सबसे नवीनतम हिमयुग वर्म था, याद रखेंगे। इन हिमयुगों के मध्य अंतर हिमयुगों के अस्तित्व को सर्वप्रथम सिद्ध किया था ए पेंक ने बताया कि ये जो 4 हिमयुग हैं इनके बीच में कुछ समय ऐसा भी आया कि जो शीत जलवायु थी वो कुछ समय के लिए उष्ण में परिवर्तित हो गई। तो उष्ण जलवायु, शीत जलवायु, उष्ण जलवायु, ऐसा करके क्रम बना। तो गुंज और मिंडल या मिंडल रिस और रिस वर्म के बीच में 3 अंतर हिमयुगों की जानकारी इन्होंने दी। ये 3 अंतर हिमयुग याद रखिएगा। गुंज मिंडल अंतर हिमयुग पहला हिमयुग अंतर हिमयुग था, दूसरा मिंडल रिस अंतर हिमयुग और तीसरा रिस वर्म अंतर हिमयुग, जो इन चारों के बीच में क्रम से आया। यानी जो बर्फ गिरने की प्रक्रिया थी कुछ समय के लिए शांत हो गई पृथ्वी पर। महान अंतर हिमयुग कहलाता है मिंडल रिस अंतर हिमयुग, क्योंकि यह सबसे बड़ा अंतर हिमयुग था। मिंडल रिस सबसे बड़ा अंतर हिमयुग था। नूतन काल के इस हिमयुग और अंतर हिमयुग के जानकारी के पश्चात विद्वानों ने अपने अनुसंधान कार्य को जारी रखा और जानने का प्रयास किया कि गुंज हिमयुग के पहले की क्या अवस्था थी, और उस अवस्था को विद्वानों ने नाम दिया डेनो हिमयुग। याद रखेंगे, गुंज हिमयुग के पूर्व की अवस्थाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो डेनो हिमयुग के नाम से जाना जाता है। तो ये तो यूरोप में आल्प्स क्रम का पूरा विवरण था, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी हिमयुग के दौर से गुजर रही थी और इस प्रकार से हिमयुग में हिम का सबसे ज्यादा अगर हम विस्तार देखें तो हमें उत्तरी अमेरिका में दिखलाई पड़ता है। उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में हिमयुगों का अध्ययन किया था लुई एगासीज ने। यहां 4 हिमयुग की जानकारी दी और ये 4 हिमयुग थे नेब्रास्कन, कंसन, इलिनॉयन और विस्कॉन्सिन। याद रखेंगे ये 4 हिमयुग। इन्हीं के बीच में 3 अंतर हिमयुग भी आए, एफ्टोनियन, यारमाउथ और संगमन। हालांकि प्रतिनूतन कालीन उत्तरी अमेरिका के हिमयुग का बहुत विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि इस काल में मानव या जीवों का अस्तित्व दिखलाई नहीं पड़ता। किंतु नाम आपको याद रखने हैं तो याद रखेंगे, इसके लिए बताया गया है।
अफ्रीका महाद्वीप के अतिवृष्टि काल का अध्ययन किया था एल्बियस लीकी ने। तो जैसा अभी आपने यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हिमयुग देखा, तो अफ्रीका महाद्वीप में उसी समय अतिवृष्टि का काल माना गया, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है और यही कारण है कि अफ्रीका महाद्वीप के आसपास बर्फ का जमाव नहीं हो सकता, हिम का जमाव नहीं हो सकता। बर्फ तो आप देखें तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर आपको जमी हुई मिलेगी, क्योंकि सूर्य की किरणें एकदम तिरछी पड़ती, जबकि अफ्रीका महाद्वीप में एकदम स्ट्रेट सीधी पड़ेगी। तो यहाँ पर बर्फ का हिमयुग नहीं था, बल्कि इसकी जगह अतिवृष्टि का काल आया, यानी बरसात, काफी लंबे समय तक बारिश हुई। और इसी अतिवृष्टि काल का अध्ययन किया एल्बियस लीकी महोदय ने, और उन्होंने अफ्रीका के 4 अतिवृष्टि काल की जानकारी दी, जिसमें सबसे प्राचीनतम था कगेरन, दूसरा था कमासियन, तीसरा था कंजेरन और चौथा था गैम्बिलेन। याद रखेंगे, गैम्बिलेन सबसे अंतिम है, जबकि कंगेरन सबसे पहला है। भारत में भी हिमानियों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी ब्लैंडफोर्ड ने दी थी। उन्होंने उड़ीसा के तलचर पर वो काम कर रहे थे और वहीं से उन्होंने हिमानियों के विषय में भारत में सर्वप्रथम जानकारी दी। भारत के हिमयुग कुल 3 थे, धारवाड़, गोंडवाना और सर्वनूतन के नाम से, जिसमें धारवाड़ सबसे पुराना था, जबकि सर्वनूतन सबसे नवीन हिमयुग था। भारत में हिमयुग के प्राचीनतम प्रमाण हमें धारवाड़ युग में दक्षिण भारत में कालदुर्ग पर्वत पर मिलते हैं। कालदुर्ग पर्वत शिखर पर सबसे पहले हमें इसकी सूचना रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ही दी थी। जबकि भारत के प्रतिनूतनकालीन इन हिमयुगों के जमाओं का विस्तृत अध्ययन हेमुल्त डिटेरा और टीटी पीटरसन ने किया था 1939 ईस्वी में, जिन्होंने एल कैम्ब्रिज संयुक्त अभियान दल का नेतृत्व किया था, और सो विस्तार से मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं नूतन काल की। तो नूतन काल की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले है कि प्रतिनूतन काल का प्रारंभ माना जाता है आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से। कुछ विशेषताएं जान लीजिए नूतन काल की। हिमायित क्षेत्रों में तीव्र गति से हिम का पिघलना। जो प्रतिनूतन काल में हम हिमयुग देखते हैं, तो सूर्य की किरणें पड़ने से लगातार बर्फ पिघलना प्रारंभ हुआ, और यही कारण है कि अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में हम घास के मैदानों की प्रचुरता भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ हिमालय की तलहटी में तराई क्षेत्र का अस्तित्व भी नूतन काल की ही देन मानी जाती है। इसके साथ विभिन्न स्थानों पर मरुस्थलों का निर्माण भी इसी नूतन काल में हुआ। वार्षिक ऋतु चक्र का प्रारंभ नूतन काल की ही महत्वपूर्ण विशेषता है। आधुनिक पशु वर्ग जो हम वर्तमान समय में जीव जगत देखते हैं, वो नूतन काल में ही हमें मिलता है सबसे पहले। इसके साथ साथ अंतिम है होमोसेपियंस मानव का आगमन। मानव जो वर्तमान है वह नूतन काल में आया अस्तित्व में। इसके साथ साथ मानव ने कृषि और पशुपालन भी नूतन काल में ही प्रारंभ किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का वह कालखंड जो नूतन काल के अंतर्गत रखा जा सकता है, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल है। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मानव के उद्भव तथा विकास की। तब तक आप सभी को नमस्कार।